दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों आज पार्ट नंबर लेकर के आए हैं 142 नंबर एनटीपीसी का पिछला पेपर। और इससे पहले हमने एक से जितने भी पार्ट्स हमने करवाए हैं 1 से 40 से 1 से 41 पार्ट जितने भी हो गए हैं, सारे पार्ट सीरियल वाइज हमने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। वहां से आप देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट होगी एनटीपीसी का पिछला पेपर, उसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों जैसा आप जानते हैं ये स्पेशल पार्ट चला रहे हैं हम, क्योंकि इसमें हम चित्र भी दिखाते हैं और साथ ही साथ कोई करंट अफेयर क्वेश्चन होता है तो अपडेट करके उसको 2024-25 के हिसाब से बताते हैं। और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है ये भी हम आपको बताते हैं, ताकि आप उसको और अच्छे से पढ़ लो और अगली बार आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के अपनी जॉब पक्की कर लो। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और इसके शीर्ष की ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो, सेम हो। इसका मतलब परिमाप दिया है 36, यानी कि टोटल ये लंबाई प्लस ये लंबाई और ये लंबाई तीनों को जोड़ने पर 36 आएगा। तो आप बताओ कि यहाँ पर 36 को 3 भागों में बांट दो, क्योंकि 3 भुजाएं, तो यहाँ पर को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 23 36, यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा तो 12। इसका मतलब है कि सारी भुजाएं 12 12 की हो जाएंगी सेंटीमीटर में, ये भी 12 की। ठीक है, और हमें पता है ऊंचाई दे के रखी है, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। अब क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज का, तो हमारे पास होता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस और इंटू में हाइट। तो देखो 1/2 है, बेस कितना दिया है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12, और यहाँ पर h यानी कि 6, तो 2 2 एकम 2 2 3 6, तो 12 23 36, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट दे के रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद नंबर जो 14 है उसमें समानता की अवधारणा है। वहीं अनुच्छेद जो 30 है उसमें बोला गया है दोस्तों कि भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन वो अपने हिसाब का मनपसंद शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि अगर कोई मदरसा है तो वो खोला जा सकता है अनुच्छेद नंबर 30 के आधार पर। या कोई और भाषा का है, कोई धार्मिक तौर पे कुछ खोलना चाहता है तो खोल सकता है अनुच्छेद 30 में। वहीं अनुच्छेद 21 कहता है दोस्तों कि जो पुलिस है हमें मनमाने तरीके से या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रख सकती है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत किसी को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उससे पहले उसे कारण बताना होता है या नोटिस देना होता है, कुछ ऐसे करके कुछ प्रावधानों को छोड़ करके। तो ये अनुच्छेद 21 कहता है हमें। वही अनुच्छेद 19 आप जानते होंगे कि ये है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी। तो आप जो अभिव्यक्ति की आपको आजादी है, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, तो ये अनुच्छेद नंबर 19 के तहत ही होता है। लेकिन दोस्तों ये अनुच्छेद 19 जो होता है ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भंग कब हो जाता है, यानी कि हमें बोलने की अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता कब नहीं मिलती है। तो ये दोस्तों तब नहीं मिलती है जब अनुच्छेद नंबर 352 लागू हो जाता है। ये 352 है क्या, आपातकाल की घोषणा, यानी कि जब देश में कहीं पर आपातकाल लगा दिया जाता है तब ये भंग हो जाता है। और आपातकाल दोस्तों अगर बात करें तो अब तक आपातकाल लगाता कौन है, तो राष्ट्रपति लगाते हैं। और अब तक कितनी बार लगा है, तो ये लगा था 1962 में, 1971 में और 1975 में, यानी कि कुल 3 बार आपातकाल अभी तक लग चुका है। और 1975 में दोस्तों आप लोग बताना कि जब आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, तो प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश की। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब पता है। एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की, यानी कि जितनी दूर वो वापस गया है और उतना ही वापस भी आया है, यानी कि दूरी ये समान है जाते समय भी और आते समय भी। तो यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है, यानी कि आने और जाने दोनों का टाइम मिलाकर के 5 घंटा हो रहा है, तो पार्क से स्कूल की दूरी बताना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है ये बताना है किलोमीटर में।
तो देखो इसके लिए तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, आप ऑप्शन से उठाओ। मान लो हमने बोला कि 80 किलोमीटर की दूरी है, तो जाते समय 80 तय करेगा, आते समय भी 80 तय करेगा। तो मान लो जाने का 80, गया कितने की स्पीड से 20 की, तो 80 की दूरी उसने तय करी होगी 20 के हिसाब से, 20 चौक 80 यानी कि 4 घंटे लगे होंगे। और और कह रहा है कि 5 किलोमीटर की चाल से वापस आया, तो ये 5 से 5 है यहाँ पर, 15 मत समझिएगा, 16 पंचे 80 यानी कि 16 4 20, तो 20 घंटे लग जाएंगे, जबकि कह रहा है 5 घंटे लग रहे थे, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, अब 40 को ले लो, 40 से भी आपका लेना, मैं 20 का समझा देता हूँ। अब देखो 20 किलोमीटर की दूरी रही होगी, तो देखो 20 किलोमीटर की दूरी जाने में और 20 किलोमीटर की आने में, और 20 के हिसाब से चला होगा क्योंकि जाते समय 20 की स्पीड से था। तो हमें पता है कि ये होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो दूरी 20 और ये तो काट दिया, तो 1 घंटा इसको लगा होगा जाने में। और अगर वो 5 की स्पीड से वापस आया तो 5 चौको 20 यानी कि 4 घंटे यहाँ लगे। टोटल कह रहा था 5 घंटे, तो देखो 1 और 4 कितना, 5 घंटे हो रहा है, और वही 5 घंटे बोला गया है। तो बस ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी होता है, अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा कर लीजिए। ये होता है 2xy अपान में x प्लस का y। अब x का मतलब होता है पहली चाल जाते समय, y का मतलब दूसरी चाल, या जाते साथे या आते आते, या यूं कह सकते हो कि x y हम तब रखते हैं जब बराबर दूरी तय कर दी जाती। हो सकता है कि ये दूरी जाने जाने का ना कह के कह दे कि 5 किलोमीटर पहले इस चाल से, फिर आगे के 5 किलोमीटर इस चाल से, यानी कि दोनों बार समान दूरी होनी चाहिए जब चाल बदल रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखो 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और दूसरा वाला क्या है 5, क्योंकि ये स्पीड है 5। अब x प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, तो इसको काट सकते हैं आप, तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 चौक 20, तो 2 गुणे में 4, तो 4 पंचे 20, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये है दोस्तों लोकटक झील, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही। और लोकटक झील कहाँ पर है, तो ये है मणिपुर में, आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वहीं पर पुलिकट झील, तो पुलिकट झील है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। मैं इन सभी को लिख देता हूँ कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील तमिलनाडु, डल झील जम्मू कश्मीर में, और कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनको आप याद रखिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और दोबारा आपसे कभी पूछा जाए गलत नहीं करोगे। अच्छा आप बताओ जरा चिल्का झील कहाँ पर है, मैं आपसे पूछता हूँ चिल्का झील कौन से राज्य में पड़ती है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा ग्रेफाइट भंडार पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में लिखा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रेफाइट होता कैसे है। देख सकते हो ये पूरा का पूरा पत्थर तोड़ कर लाया हूँ आपके लिए मैं, पूरा पहाड़ ये ग्रेफाइट का ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा ग्रेफाइट, कुछ इस प्रकार का। अगर रियल में देखोगे तो ग्रेफाइट ऐसा ही दिखता है। अब इसका देखो यूज होता है कब, पेंसिल की नोक में आप देख पा रहे होंगे, ये जो पेंसिल के अंदर की आप ब्लेड देखते हैं ना, ये सब ग्रेफाइट की ही बनी होती है, और इसके तमाम काम भी होते हैं। तो ग्रेफाइट कुछ इस टाइप का होता है। अगला है, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले वृद्धि हो रही या कमी हो रही हो, बाद में वृद्धि या कमी हो जाए, तो फॉर्मूला आपको लगाना है x प्लस का y, थोड़ा और सही से लिखता हूँ, x प्लस का y प्लस एक्स वाई अपान में 100। ठीक है, ये करना है। अब हो सकता है कि वृद्धि न दे करके कमी दे दे, तो आपको माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस। जहां पर कमी होगी उसको माइनस से डिनोट करते हैं और वृद्धि को प्लस से। तो कह रहा है 20% की कमी हो गई, तो पहले तो माइनस का 20% की कमी हो गई क्योंकि माइनस है, फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 10%। फिर अगला देखो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई करेंगे तो 20 गुणे में 10 आएगा और बटे में लिखेंगे 100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब माइनस का 20 में से प्लस का 10 है, तो माइनस का 10 बचेगा, और ये जीरो से ये जीरो और इससे ये कट गया, तो माइनस का 2 बचेगा। तो आप बताओ -2 और -10 और -2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 12। जब भी माइनस आता है तो आंसर हमारा दिखाता है कि कमी हुई है, तो होने वाला कुल परिवर्तन कितने परसेंट, 12। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, 7 छात्र ए बी सी डी ई एफ तथा एच एक परीक्षा देते हैं, कोई भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं प्राप्त होते हैं, यानी कि कोई भी 2 बराबर बराबर अंक नहीं पाता कि ये बी सी ए भी पा जाए और बी सी ए भी पा जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है,
ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, एच ए से ज्यादा प्राप्त करता है। केवल 2 छात्र ऐसे हैं जो सी से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि अधिक। सी जो डी है वो सी और बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन डी उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता, यानी कि डी सबसे ज्यादा अंक नहीं प्राप्त करता, उससे भी ज्यादा कोई है जो प्राप्त किया है उसने। तो देखो इसमें जैसा बोला जा रहा है वैसा ही हम बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है कि ए बी से ज्यादा अंक प्राप्त करता है, तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, और बी से ज्यादा तो बी को यहाँ पर कर देता हूँ। आगे देखो यहाँ पर कह रहा है कि एच ए से ज्यादा अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब एच यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। हो सकता है बीच में कोई और बैठा है, लेकिन अभी के हिसाब से रैंक ये होगी। आगे कह रहा है केवल 2 छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि सी के बाद इधर 2 लोग ही होंगे, इससे आगे कोई नहीं होंगे। पहले यहाँ देखो डी सी और बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि जो डी आ गया है दोस्तों, वो डी यहाँ पर अगर मान लोगे तो सी से ज्यादा अंक प्राप्त करता है और बी से भी ज्यादा अंक प्राप्त करता है, तो बी तो ऑलरेडी लिखा है। इसका मतलब है हमने डी को यहाँ क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर दिया था कि सी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले केवल 2 लोग हैं, तो सी को हमने यहाँ रख दिया, तो 2 ही लोग तो इससे ज्यादा हो रहे हैं, डी और एच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा गैप करके और सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसके आगे देखो कह रहा है कि बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन डी उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो डी ज्यादा, सबसे ज्यादा डी को नंबर नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब इससे आगे तो एच आ रहा है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई अभी और बैठा होगा। तो अब आगे देखो हमारे पास 2 लोग बचे ई और एफ। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इनके बीच का संबंध हो ई और एफ का, देख, लेकिन ये जरूर दिया है कि बी के बाद भी कोई है, चाहे वो ए बैठा हो या फिर एफ बैठा हो, ठीक है। अब इसको मान करके चलो, तो देखो पहले एच डी सी कहाँ लिखा है, तो एच डी सी तो मेरे हिसाब से तीनों में लिखा है, और आगे देखो यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यानी कि एच डी सी ए बी आएगा और लास्ट में ई या तो एफ आएगा, तो एच डी सी लास्ट में ई या तो एफ आ गया है और ए बी देख रखा है। अगर इसमें आप देखोगे तो लास्ट में तो ठीक है कि एफ दिया है, लेकिन एच डी शुरुआत नहीं है इसकी, तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मतलब देखो पहले लंबाई दिया यानी कि एल दिया है 15, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दिया है 20, और एच हाइट दिया है 30 दिया है। तो फार्मूला कमरे की दीवार निकालने का होता है 2HL प्लस का बी। 2 का मतलब है 2 रहेगा, और एच कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 हो जाएगा। एल का मतलब है 15, और बी यानी कि ब्रेथ है 20, तो हो जाएगा 20, ठीक है इतना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 60 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 20 30 यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए तो आ जाएगा 6 पंचे 30, जीरो लगा दो, 6 त्रिक 18, 3 21, यानी कि 2100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 234 6 गुड़ा नहीं है, मतलब x मानिएगा 45 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखो 9 से विभाज्यता का नियम, जिसने पिछली वीडियो देखा होगा हमारी, तो हमने बोला था संख्या विभाज्यता का रूल बताया था, तो उसमें हमने नीचे लिंक दे दिया था संख्या विभाज्यता वाली वीडियो का, तो जिसने वो वीडियो देखा होगा तो आसानी से कर पाओगे आप इसको। फिर भी देखो आप 9 से जब विभाजित करना होता है तो हमें सारे नंबर को देखना होता है। क्या लिखा है पहले लिख लो, 2 3 4 6, और ये x को मैं ऐसे डैश रखता हूँ, और ये 45 है। 9 से काटना है तो सारे अंक को जोड़ लो, 3 2 2 3 5 5 4 9 9 6 15, ठीक है। तो ये हो गया 15 प्लस 4 5 9, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 15 9 हो जाएगा 24। अब ये हुआ 24, यहाँ पर कुछ और आएगा तो मान लो कि x आएगा, ठीक है। बराबर में हो चाहे किससे 9 से कटना चाहिए, ये बराबर हटा दो आप, माफ कीजिएगा, यहाँ पर x है। अब आप बताओ कि हमारे पास कोई 24 है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो आप टेबल, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 3 बार में जाने के लिए क्या चाहिए 27 होना चाहिए, और ये है 24। तो आप बताओ, कह रहा है कि न्यूनतम संख्या की बात हो रही है, तो आप बताओ 24 को 27 बनाने के लिए क्या जोड़ोगे, तो आप कहेंगे अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा, और यही 27 9 से कट जाएगा, तो न्यूनतम अंक हमने क्या जोड़ा 3, तो बस उत्तर आ जाएगा हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये था दोस्तों शैलेश तिनैकर ने। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2024 के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप 25 में पेपर देंगे, तो 24 में जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इस टाइप का यूएन संबंधित, यूनेस्को संबंधित, ब्रिक्स सम्मेलन, ऐसे करके, तो इनको जरूर आप याद रखना, उनसे अपडेट हो जाना, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए यानी कि एम्बेड होते हैं। ये बताया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, ई रदरफोर्ड ने क्या दिया था सिद्धांत, इसको भी जान लेते हैं। तो ई रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर यानी कि एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं, ठीक है, उसका चक्कर लगाते हैं। वहीं कैमिलो जो गोल्की हैं, ये बायो संबंधित है, और इन्होंने दोस्तों दिया था तंत्रिका फैलाव जाल का नियम, यानी कि तंत्रिका से संबंधित इन्होंने अपने बात बताई थी, अपने तर्क दिए थे। तो ये सही है, तंत्रिका, यानी कि कैमिलो गोल्की के संबंध किससे है? तंत्रिका से। अब देखो, ये है कुछ तंत्रिका जिसकी बात करी जा रही है। ये इसमें होता है डीएनए, न्यूक्लियस होता है, और इसमें से होते हैं बहुत सारी चीजें, सेल मेम्ब्रेन्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सब बताया जा रहा है। इसी की बात करी थी उसने, जहां पर बोला जा रहा है कैमिली ने, ठीक है, कैमिलो है दोस्तों, माफ कीजिएगा। वहीं पर नील बोर जो है दोस्तों, इन्होंने कुछ इसी से रेदरफोर्ड से मिलता जुलता सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा जो धनात्मक आवेश होता है वो नाभिक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं एक वृत्ताकार कक्षा में, यानी कि एक वृत्ताकार कक्षा में चार चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भी इसके नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोगों से पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आप लोगों को बताना है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है नेस्कॉम का? तो ये है दोस्तों, नेस्कॉम का पूर्ण रूप है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है, जिसमें से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अब देखो, मैंने बताया था हर एक सेट में लगभग बताने की कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, उसमें ज्यादातर चांसेस रखते हैं कि एक से दो क्वेश्चंस होते हैं, और उन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, जैसे मैंने पूछा था आपसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, आप लोग बताओ, रोम ROM मेमोरी संबंधित है ना, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ROM, रोम। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन यानी कि इरादे से रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? यानी कि ऐसा क्या है जो चीजों को सुरक्षित करके रखता है, ठीक है, यानी कि जो अवैध चीजें हैं वो ना घुस पाए, या आपको कोई हैक करना चाहता है आपकी चीजों को, सॉफ्टवेयर को, वो ना कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सुरक्षा बोलते हैं, यानी कि डेटा सिक्योरिटी। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर। तो देखो, कंप्यूटर से क्वेश्चन तो लगातार दो पूछ लिए गए, एक ये था, एक इसके ऊपर वाला है, ठीक है, जो नेस्कॉम था। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो ये है दोस्तों ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने, यानी कि GSK है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों जान लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को और 1948 को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी का तो अभी मुझे नहीं मिला है, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1948 का। कुल देश इसमें 194 देश शामिल हैं जो ये मिलकर के करते हैं, और वहीं पर देखो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा, और जो जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे लिख दिए हैं, और वहां पर 1 अप्रैल नहीं, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कुल देश 194, और मुख्यालय है इसका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा, आप बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने पूछ लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए, क्या होगा? तो देखो दोस्तों, वर्गों के विकर्णों की बात हो रही है, तो डायरेक्ट संबंध होता है यहाँ पर। अगर एरिया पूछ लिया जाए, और एरिया में होता है कि डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है, विकर्ण
का स्क्वायर करके अपान में 2 कर दीजिए, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, विकर्णों का अनुपात दे के रखा है और क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि मैं कहता हूं कि A1 हो जाएगा अपान में A2 हो जाएगा। दोनों की बात करा जा रहा है ना, दो वर्ग हैं, तो D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, D2/2। तो आप बताओ कि बचेगा क्या? 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब D1 का स्क्वायर कर दो, अनुपात में D2 का स्क्वायर कर दो, बस वही आंसर आ जाएगा। यानी कि विकर्ण दिया गया हो, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, अनुपात में 5 का स्क्वायर 25, तो बस यही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 9:25, ऑप्शन नंबर दूसरा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मैंने आपको बताया है ना ये फार्मूला, तो आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एरिया इक्वल टू होता है विकर्ण, ये बात हो रही है इसकी, ठीक है, विकर्ण बटे में √2 होता है। अगर आप इसको और सीधा करना चाहते हो यहाँ पर, तो स्क्वायर लगा लो ऊपर ऐसे करके, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप विकर्ण का स्क्वायर 2 कर दिया करो, ये भी आसान है, जैसे मैंने ऊपर बताया था स्क्वायर और नीचे 2, बस यही उत्तर हो जाएगा इसके बारे में, तो नोट कर लो। अगला है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? यानी कि कुल मिला के कहना चाहता है ईस्ट इंडिया का गठन किसने किया था? तो ये करा था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखो WC बनर्जी, इनको बेमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्षता करी थी, इन्होंने ही करी थी 1885 में, ठीक है। तो अब पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो WC बनर्जी, बिमेश चंद्र बनर्जी 1885 में। अगर आपको याद हो तो आप बताओ कि यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था आपको कि आयोजित यहाँ पर कहाँ पर किया गया था, कौन से शहर में, यानी कि कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी 1885 में, कहां पर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 4 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करिए। तो देखो जब कभी प्लस प्लस दिए हो दोनों में और एक पूछा जाए स्क्वायर के फॉर्म पे, जैसे नॉर्मल दिया गया है x, पूछा है x² वाला, तो आपको करना है क्या, जो भी यहाँ पर दिया हो, यानी कि 4, इसका आप स्क्वायर कर दो, माइनस का आप 2 कर दो, बस यही आंसर हो जाएगा। 4 चौको 16 माइनस का 2 यानी कि 14 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर देके रखा गया है, करेक्ट हो जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर न पूछकर ये पूछ लेता है x³ + 1/x³, तो क्या करना था आपको, तो यहाँ पर a³ माइनस का 3a आपको करना था। a का मतलब है जो यहाँ पर वैल्यू देख रखी होती है, ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लो, हो सकता है अगली बार ये भी पूछ लिया जाए। अगला है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत के जो नियंत्रक होते हैं, महालेखक परीक्षक होते हैं, यानी कि कैग होते हैं, वो इसका पूरा का पूरा कह सकते हो कि उनके अंडर में ही ये सब होता है। वर्तमान समय में दोस्तों जो यहाँ पर कैग है वो है संजय मूर्ति, आप याद रखना इनका, संजय मूर्ति के रूप में इनको आप याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि नवंबर में ही बने तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, संजय मूर्ति बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समबहुभुज के अंतःकोण एक बहिष्कोण का अनुपात 4:5 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। देखो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अंतःकोण और बाह्यकोण के योगों का योग कितना होता है। तो देखो मान लो कि ये 4:1 है, तो हम कहेंगे 4x प्लस का 1 को मतलब x लिख लो, बराबर होता है 180, यानी कि अंतः और बाह्य कोण का योग होता है 180, तो 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180, और अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 180 बटे में 5 हो जाएगा, तो 5 3 15, और यहाँ पर 3 तो 5 36, x की वैल्यू आ जाएगी 36। यानी कि देखो x की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या थी 1, और एक क्या था, बहिष्कोण था। हमें बताना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर हम n मानते हैं तो होता है टोटल यानी कि 360 अपान में बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, यानी कि 1, और 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यह है 36, क्योंकि x था, x की वैल्यू हुई थी तो 36 आ गया, तो 36 से डिवाइड कर दो, 36 से 36 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यानी कि x नहीं है दोस्तों n है, माफ कीजिएगा, यानी कि n भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है
कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? देखो, अभी तक नॉर्मली हम ये याद कर लेते हैं कि कालिदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है या कौन सी पुस्तक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। लेकिन उसके अंदर भी पूछ लिया है कि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला है वो है कौन? तो ये है दोस्तों भरत। ठीक है, भरत। शकुंतला का पुत्र कौन है? भरत है। तो ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को घोषणा की है। यानी कि पूरी तरह से 2019 में इसने पाबंदी लगा दी थी कि ना तो सिगरेट विज्ञापन होगा, कोई प्रचार होगा, ना ही बिकेगी और ना ही बनाई जाएगी। तो ये राजस्थान ने ऐसा किया था। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है दोस्तों औरंगाबाद में। मैंने पिछली वीडियो में शायद पूछा भी था और आप में से बहुत से लोगों ने जवाब भी इसका सही से दिया था। तो औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र, यानी कि मैं एमएच लिख देता हूँ, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। अजंता एलोरा गुफाएं, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 50 तक के, और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगला पार्ट देख सकते हो। वहां पर बाकी सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। वहां पर लिखा होगा ग्रुप डी पिछला पेपर, क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। और अभी और भी करवाने बाकी हैं जिसको धीरे धीरे करके हम उन्हें भी सॉल्व करवाते जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों एनटीपीसी को आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पर ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए। भले ही आप 5-5 डेली देखिए या 10-10 देखिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, एक एक कॉन्टिन्यूअसली आपकी तैयारी होगी, एक क्रम के साथ से होगी। तो अगर मान लो आज आपने 20 देखा, फिर 35वां नंबर पार्ट देखा, फिर 60वां, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे से पार्ट सारे के सारे कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्रम से देखना शुरू करिए। जितने भी आप देख सकते हो, जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप देखिए तो ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। साथ ही दोस्तों मैथ की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमने करवा दिए हैं, अभी और भी करवाने बाकी हैं, जो 2-4 बचे भी हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो, या फिर एक एक वीडियो की लिंक आपको मैं हर एक प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो की लिंक निकालकर इसी प्लेलिस्ट में नीचे लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हो वहां पर सारे पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाओ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। अगले पार्ट में फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।